नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएन में स्वागत है। घटना चक्र के 2023 बीपीएससी पूर्वावलोकन से अभी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आज बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। हम बिहार स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं ना, उसको करेंगे। इससे पहले हमने भारत का भूगोल इसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भारत का भूगोल हम लोग इसी बुक से पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर के हमने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और इसके साथ ही साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रही हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, आज हम लोग बिहार स्पेसिफिक भूगोल को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले लेक्चर में बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। पहला रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़, उत्तर गंगा का मैदान। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी जो है बिहार में सबसे पुराना भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। और जो उत्तर गंगा का मैदान है ये सबसे नवीन है। समझ रहे हो ना? सबसे नवीन कौन? उत्तरी गंगा का मैदान। और सबसे पुराना कौन? खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी धारावार क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं और तृतीय क्रम की तथा उत्तरी गंगा मैदान नवीनतम है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? पटना, कैमूर, बांका और मधुबनी। जुलाई 2019 में। तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर का दौरा किया था। महापाषाणिक स्थल जो बिहार में है उनकी खोज की बात कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ये पूछा है आपसे। मुंगेर, रोहतास, नवादा और जमुई। तो धारावार क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो रोहतास में नहीं पाई जाती हैं। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पर? रोहतास और कैमूर का जो इलाका है वहाँ पर पाई जाती हैं। चौथा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी की बात कर रहा है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पिडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगई जलोढ़ बिहार के मैदान का गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से अवक्षादित होते हैं। पांचवा है कि ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल्स की बात कर रहा है। 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के गया जिले में स्थित पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी किया गया है। गया जिले फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है एक। छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो ये पुनपुन नदी है जो मिलती है। पटना एक जलदुर्ग है, एक तरफ सोन नदी है, गंगा नदी है और पुनपुन नदी है, इसलिए पटना को जलदुर्ग कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है पुनपुन नदी? ये नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर की पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व धरगा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। सातवां क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? प्रशासनिक जोड़े की बात कर रहा है, तो कोसी और मगध का जो जोड़ा है इससे गंगा नदी नहीं बहती है। इनमें से 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें इसने क्या किया? ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इसके लिए रेडी होकर जाना पड़ेगा पहले से ही। मैप जरूर करके जाना, बिहार का मैप किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है। इसके साथ साथ ये भी जरूर देखना कि जो कमिश्नरी होती हैं, कौन सी कमिश्नरी से कौन सी नदी गुजरती है या नहीं गुजरती हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि से प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जिले जोड़े में से कोई भी प्रभावित नहीं होती, अतः विकल्प डी सही है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले हैं। गंगा नदी किनारे कितने हैं? 12 जिले हैं। 12 जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए, एक अंदाज़ा जरूर होना चाहिए, जिले के नाम पता हो। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 12 जिसमें 99 किलोमीटर की लंबाई कितनी कहाँ पर है? तो पटना जिले में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, यहाँ 97 किलोमीटर लंबी है गंगा। ओके,
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की तरफ जो बहती हो, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये सभी ऊपर से नीचे आती हैं, सभी ऊपर से नीचे आती हैं। समझ रहे हो? तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। आसान क्वेश्चन अभी आपको लग रहा होगा, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? बिहार की जलवायु की बात कर रहा है। देखो, बिहार के उत्तरी मैदान की जलवायु अलग होती है, दक्षिणी मैदान की अलग होती है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है क्या? कई लोग बस बता देते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। मैं बताता हूँ। जैसे अपना अपना नाम सोच लो, मेरा नाम है अविनाश, तो मैं अपना वर्गीकरण बनाता हूँ। मैंने क्या बोला कि जो सूखा क्षेत्र होगा उसको मैं एस बोलूँगा, जो मानसूनी क्षेत्र होगा वर्षा वाला उसको मैं एम बोलूँगा, है ना, और जो दलदली वाला क्षेत्र, जो मान लो कोई और जो पर्वतीय क्षेत्र होगा उसको मैं एम, माउंटेन है ना, तो उसको मैं पी से पहाड़ बोल देता हूँ, कुछ भी। तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर सूखा का भी क्षेत्र है, हल्का बहुत मानसून भी आता है, पहाड़ भी आता है, तो मैं उसकी जलवायु क्या बोलूँगा? SMP। मैंने अपना बनाया है ना। कोपेन ने इसी हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों को एक अंग्रेजी में वर्ण अक्षर से संबोधित कर दिया है और उसी वर्ण अक्षर को मिला के एक किसी विशिष्ट क्षेत्र की जलवायु बन जाती है। आज पता चल गया कोपेन का वर्गीकरण क्या है। तब बिहार का वर्गीकरण देखते हैं क्या है। इस हिसाब से अगर आपको पता होगा ना कहीं की ज्योग्राफी, तो आप उसका निकाल भी सकते हो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG। ओके, ज्योग्राफी में जब कोपेन का वर्गीकरण पढ़ोगे तो C फॉर किसी विशेष क्षेत्र के लिए होगा, W भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए होगा और G भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए होगा। तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? बिहार के उत्तर बिहार की जलवायु बन जाती है। ओके, और दक्षिण बिहार की है AW। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। AW बिहार का, दक्षिणी बिहार का होता है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? ये 67वीं BPSC क्वेश्चन पूछा है। कृषि जलवायु क्षेत्र में किस जिले सबसे अधिक जिले किस में आते हैं? उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र। अब ये बिहार है, बिहार चौकोर ही है। अगर नहीं बनाना आता हो तो ये बना सकते हैं। ये बिहार से गंगा नदी बीच से भर रही है। यहाँ पर एक कृषि जलवायु क्षेत्र का बोला है, एक यहाँ पर बोला है, एक यहाँ पर बोला है, एक यहाँ पर बोला है। बोला है कि कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाले जो हैं इसमें सबसे कि बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। इसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्र यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान और दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिनमें से दक्षिण पूर्वी जोन में 6 जिले और दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल हैं। इस पर स्पष्ट है कि बिहार में सर्वाधिक उत्तर पश्चिम जोन में समृद्ध जो जिले हैं वहीं पर कृषि सबसे ज़्यादा, मतलब कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जिले शामिल हैं। ओके, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? किस एरिया की बात कर रहा है? ये बिहार बन गया अपना। गंगा नदी बीच से बहा दें, बहा दिया गंगा नदी। अब ये कहाँ की बात कर रहा है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, ये इस इलाके की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर पूछा कौन सी मिट्टी पाई जाती बताओ, तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। ओके, इन जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और बस यही तो है और कुछ नहीं है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष पानी लाए जाते हैं। मलबे, गाद वगैरह सब लाए जाती है इस जिले में। और मिट्टी में धान, गेहूं, पटसन, गन्ना सब की पैदावार होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? देखो, सबसे ज़्यादा देश में कहाँ पर होता है? देश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बंगाल में होता है। तो बंगाल से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है ना, वहाँ पर जूट का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। तो उसमें हो जाएगा पूर्णिया, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं बिहार के, ये आपको कमेंट करके बताना है। उनके नाम पता हो तो भी बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? मंडल बांध बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तरी कोयल नदी पर बनाया जाएगा। 5 जनवरी 2019 को उन्होंने झारखंड के पलामू जिले में मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की एक सहायक नदी है, उसी पर निर्मित किया जा रहा है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले, झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सबसे आसान क्वेश्चन, गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर, सबको पता होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लिथियम। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। सीमेंट उद्योग वगैरह सब का बारे में पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर।
कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। ओके, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट उद्योग आपको रोहतास में मिलेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील कहाँ है, सुखना कहाँ है, सांभर कहाँ है, कांवा कहाँ है? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुपम झील कहाँ है? अनुपम झील बिहार में है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। ओके, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। देखो, बिहार में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा? एक ही है ही बिहार में टाइगर रिजर्व, कौन सा? वाल्मीकि, जो पश्चिमी चंपारण में है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है बिहार में, है ना? तो वो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, जयपुर के निकट। सुखना झील चंडीगढ़ में है। और कामा झील कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो झील भी एक बार जरूर पढ़ के जाना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, दुर्भाग्यपूर्वक। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो बिहार की आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 96,196.81 हज़ार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% है। लगभग में 78% है। इसको जरूर याद रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और इसको रिपीट भी कर सकता है। लेटेस्ट डेटा दिया है 78% के आसपास, इसको जरूर याद रखना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है बिहार में करीब में कोयले का अनुमानित भंडार। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो आपको इसका नया डेटा के हिसाब से पढ़ते हैं कि 2021 का जो वन रिपोर्ट आया है, बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल है 7,442 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बंधुओं? तो 7.90%। लगभग में कितना परसेंट? 8% के अप्रॉक्स। जरूर याद रखना इसको। ये इस साल का लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, और अगर आपको चैनल पर पढ़ना हो वन रिपोर्ट तो आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। उपग्रहीय आंकड़े से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। और खुला वन जो है वो 3,761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। और न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र हैं शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज के हिसाब से भभुआ, जमुई, नवादा में है, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम शेखपुर, सिवान और बक्सर में है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इस बार कितना हो गया है? 7.90% हो गया है। ओके, 7.84 दिया है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन दिया है 7.84, और ऊपर क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट सब कुछ मिला के 7.90 है। ओके, यहाँ पर 7.84 दिया। निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? घने पतझड़ वाले पर्णपाती वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण है वो। ओके, 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कटिहार है, सबसे पूर्वी भाग में कटिहार। दो ही ऑप्शन में यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे आप, कटिहार और पूर्णिया में, तो कटिहार है, इसका आंसर जरूर याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको जरूर याद रखना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर ई रहता तो ई मारते। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरख प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग से सर्वोत्तम अवरख प्राप्त होता है, जरूर याद रखना। 1995 क्वेश्चन है, बहुत पहले का। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश की बात कर रहा है तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर का जो भाग है उसी को तराई प्रदेश कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। बिहार के सोमेश्वर सैनी है, तो सोमेश्वर सैनी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा इन सब में से नहीं है। सबसे नई कहाँ? सबसे नई है सोमेश्वर सैनी। शिवालिक का भाग है वो। किसका भाग है बंधुओं? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, तो उसका सबसे अंतिम वाला जो निर्माण का चरण हुआ उसी में शिवालिक पहाड़ी बना। और शिवालिक के बाद क्या बना? उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक पहाड़ जो है वो नवीनतम निर्मित जो पहाड़ होते हैं उनमें से एक आता है। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे नवीनतम है वो।
राजमहल के पहाड़ी वगैरह तो पठार का भाग है, तो इसलिए तो बहुत पहले बनी थी। बिहार के सोमेश्वर सैनी और शिवालिक सैनी का निर्माण एक ही काल में, प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, अतः ये उपयुक्त तीनों पहाड़ी की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ पर बसी है? तो मुंडा अधिकांशतः बिहार में बसी है। पढ़ देता हूँ मैं इसको। तात्कालिक बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिले में मुंडा जनजाति संकृति थी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार को काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो बिहार और झारखंड, इसमें झारखंड अगर नया वाला ऑप्शन में रहता तो क्या मारते हम? झारखंड हो जाएगा ऑप्शन। बिहार में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है मुंडा की, और झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। 31 नंबर है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 है। 23 संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट, थितई नगर को जोड़ता था। और 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से कौन कौन से एनएच गुजरते हैं? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो है उसमें 31, 33, 231, 327, 272, 227, 22 और ये सब गुजरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई नवीन डेटा के हिसाब से 2021 के हिसाब से, इसको नोट डाउन करके ज़रूर रखना, 5940 किलोमीटर है बिहार में एनएच की कुल लंबाई। इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखना, लेटेस्ट डेटा मिल रहा है आपको। ओके। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईस्ट वेस्ट सबसे लंबा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो मेरे घर के बगल से गुजरता है वही सबसे लंबा है, समझ रहे हो ना, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5940 किलोमीटर है। ओके। छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझर, सवाना, कांटेदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3। पतझर हैं और सवाना क्रम के आते हैं। सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ साल भर वर्षा होती है मिनिमम, या खूब भारी वर्षा होती है। कांटेदार तो बिल्कुल शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं। तो पतझर और सवाना इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कर लिया हमने। 34 पर चलते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पर स्थित है? जो हेवी मशीन का हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये रांची में है। उस समय के बिहार में था, अभी तो है नहीं। ओके। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण वगैरह से बनाती थी। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती थी? तो ये होता था सिंहभूम से। सिंहभूम में जो लौह अयस्क का बहुत बड़ा खान था, वहाँ से जो टाटा लौह इस्पात कारखाने हैं उनमें लौह अयस्क को भेजा जाता था। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया भी है। 1973 का जो टाइगर कंजर्वेशन एक्ट है ना, उसी के तहत जब किसी वन क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो वो टाइगर रिजर्व बन जाता है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जो आपने सुना होगा, उसी के तहत, उस एक्ट के तहत जब किसी क्षेत्र को टाइगर के लिए घोषित कर दिया जाता है तो टाइगर रिजर्व कहलाता है। ज़रूर याद रखना, सी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कौन सा शहर हो जाएगा? इसमें से कोई सा नहीं। संयुक्त बिहार में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में है। और वर्तमान में कौन सा जिला है बिहार का? तो पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों चीज़ है। 38 नंबर इनमें तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार के मुंगेर में है। तो भीम बांध कहाँ है? बिहार के मुंगेर में है। बाकी इन तीनों के बारे में आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दृष्टि आईएएस से हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य हमने पढ़ लिया है। जाके दृष्टि आईएएस बिहार समग्र प्लेलिस्ट और केबीसी नैनो बिहार समग्र प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिल जाएगा। वहाँ से पढ़ के बताना, लेकिन बताना आपको ही है इन तीनों के बारे में कि वाल्मीकि, राजगीर और गौतम बुद्ध कहाँ है। यहाँ पर लिखा हुआ है। 39 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया इनमें से बोधगया होगा। ओके। हजारीबाग तो अब बिहार में है ही नहीं। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो, चंद्रपुर और संतलाडीह। अब तो झारखंड में है बोकारो, चंद्रपुर, संतलाडीह 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में स्थित है। बड़ा ही खराब तरीके से बिहार का विभाजन किया गया था। बिहार के जो भी कुछ थे आर्थिक संसाधन सब काट के दूसरे राज्य को दे दिया गया था। बिहार मैथन उत्पादन केंद्र करता है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है किसका? तो जल शक्ति का। हाइड्रो पावर जो है उसके होता है मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया था। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है।
जल विद्युत का स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, जबकि मैथन बांध कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। और किसकी पर, बाराक नदी पर किया गया है। ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। जब दामोदर नदी के लिए डीवीसी आया था ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था दामोदर पर बांध बनाने के लिए, तो उसकी सहायक नदियों को सबसे पहले बांधा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 42 नंबर पर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो 45.85% एरिया को लेकर बिहार जो से झारखंड अलग हो गया था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे, तो बिहार में 37 ज़िले रह गए थे। फिर अरवल ज़िला बनाया गया था, तो अभी बिहार में 38 ज़िले के लगभग में हैं। अरवल को 2001 में बनाया गया। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो बिहार की सिंचाई क्षमता 89.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, सिंचित एरिया जिसको कहा जाता है। बिहार में लगभग 79 जो होते हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन, 89 लाख हेक्टेयर भू सिंचित क्षेत्र था, किंतु वर्तमान में बिहार का 81.91 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। संयुक्त बिहार में कितना था, 89 था। देखो 1995 का ये क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान का अगर अभी का डेटा ही आप लोग याद रखना, 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षेत्र है, और 89 लाख था संयुक्त बिहार में, और अभी कितना है, 81.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। वहीं संभावित क्षमता का मतलब क्या होता है, अगर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाए बिहार में, तो 117.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक हम लोग जा सकते हैं। मूड़ी जाना जाता है, मूड़ी जगह है एक, मूड़ी जाना जाता है एल्यूमिनियम प्लांट है, तो हिंडाल्को जो होता है एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है, वर्तमान में मूड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थापित है, तो एल्यूमिनियम का उद्योग हो जाएगा। 46 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही है जो भारतीय मानक समय है। देखो भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है ये, तो 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद के समक्ष से गुजरता है। तो जो भी मानक समय होता है उससे जो पूर्व में होगा वो उससे आगे होता है, और जो उससे पश्चिम में होगा वो उससे पीछे होता है। तो अगर आपको पूछे लखनऊ का समय, तो लखनऊ का समय बिहार के जो मानक समय है भारत का उससे पीछे होगा, जबकि बिहार का समय, बंगाल का समय, नॉर्थ ईस्ट का समय मानक समय से आगे होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 47 का, कि बिहार का भारत के मानक के समय से बिहार का समय आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 जिलों से सीमा लगाता है पटना। 64वीं बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो इसका क्या हो जाएगा 49 का, इसका हो जाएगा 50% से अधिक भाग है जो सिंचित क्षेत्र में आता है। 1996 क्वेश्चन है, बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। बोए गए क्षेत्र का कितना है, 59.80%। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गमन होने वाली नदी कौन सी है, तो ये नदी है दामोदर नदी। ओके, ये संयुक्त बिहार से इसका उद्गम होता था, अभी तो झारखंड में है ये। 50 का आंसर बी हो जाएगा। पढ़ देता हूँ मैं, दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, बंगाल का शोक। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। बिहार में उत्पादन जैसे चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो ऑब्वियसली गेहूँ ही होगा। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन क्रम इस प्रकार है, इसको जरूर क्रम को याद रखना। कृषि से एक क्वेश्चन जरूर टकराता है, हर साल ही आते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस हो। कुल खाद्यान्न उत्पादन 21-22 का आंकड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 179.52 लाख टन है। चावल 7392.72 हज़ार टन, चावल के बाद गेहूँ, फिर मक्का। और 2016 मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार जो बिहार को दिया गया था वो मक्का उत्पादन के लिए ही दिया गया था। और मक्का के बाद कौन सा फसल आता है, चना आता है। तो नोट, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा उपजता है वही तो मुख्य खाद्यान्न फसल होगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, जीवनदायी, निर्यातोन्मुखी। निर्यातोन्मुखी तो नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया है डी, यानी कि आत्मनिर्भर है बस बिहार, मतलब जितना उपजाता है उसको खा लेता है। ओके, समझ रहे हो ना, बस यही है अपने यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। बिहार कोयले और अबरख का मुख्य उत्पादक राज्य है। कब का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है 2001-2 का, तो इसका आंसर यही होगा, ये ए ही सही है, कोयले और अबरख का मुख्य उत्पादक राज्य। 1911 में नहीं, बिहार उड़ीसा 1935 में अलग हुआ है बिहार से। और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, बिल्कुल नहीं। बिहार में 1 सदनीय विधान पालिका है, नहीं, बिहार में 2 सदनीय है, विधान परिषद भी बिहार में मौजूद है।
पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता होगा, लौह अयस्क के लिए पलामू प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखो, बिहार मिनरल बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू में कौन कौन से भंडार पाए जाते हैं, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए फेमस है, इसको जरूर याद रखना। अगला है देश के, हाँ यही तो है ना, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना % बिहार में प्राप्त होता है? 1996 क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वर्तमान भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का 3% ही हिस्सा है, मात्र 3% हिस्सा है मात्र। उस समय बहुत बड़ा हिस्सा था। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ये 1995 क्वेश्चन पूछा है, तो सी दूसरा स्थान था उस समय। तात्कालिक बिहार का दूसरा स्थान था। अतः वर्तमान में तांबा का उत्पादन ही नहीं होता है बिहार में, इसको जरूर याद रखना। तांबा में भी राजस्थान टॉप पर रहता है, इसको जरूर याद रखना, और आंध्र प्रदेश वगैरह सबका नाम आता है। 58 पर चलते हैं। निम्न से कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? तो बिहार में कौन कौन से मिलते हैं? 1, 2, 3 हो जाएगा। कोयला, मैग्नीज और लौह मिलता है। पेट्रोलियम बिहार में उत्पादन नहीं होता। पेट्रोलियम का रिफाइनरी जरूर है बरौनी में, जहाँ पर कहाँ से आता है? जहाँ पर असम से तेल लाया जाता है रिफाइन करने के लिए। तो कौन कौन सा जगह? कोयला, लोहा, मैग्नीज आज भी पाया जाता है। उसके अलावा लाइमस्टोन, अब्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और एस्टीराइट जो होते हैं, ये बिहार में मिलते हैं। ओके, देखो पहले क्या लिखा हुआ है कि तात्कालिक बिहार झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता था। और बिहार में वर्तमान उत्पादित होने वाले मुख्य खनिज ये हैं। थोड़ा बहुत लोहा का क्षेत्र कहीं कहीं पर पाया जाता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही है, ये पूछा है। जो खनिज है और उसके सामने जिला लिखा हुआ है, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइमस्टोन जो है ये कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है, यही सबसे सही सटीक आंसर है। चूना पत्थर की बात हो रही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1997 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% था, लेकिन बिहार जब से अलग हुआ है तभी वर्तमान में 7.84% एरिया है जो बिहार वनाच्छादित प्रदेश है। ऊपर वाले को मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिलों में लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका यानी कि अब्रक नवादा जिले, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड, जिंक, बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। समझ गए होंगे। इसका मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है खनिज संसाधन पर, उसको जाके ज़रूर देखना। बिहार समग्र KBC नैनो और बिहार समग्र दृष्टि IAS दोनों मिल जाएगा आपको। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। सिंहभूम जिले उस समय जो बिहार में था, अब तो झारखंड में है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है, इसको ज़रूर याद रखना। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? तो चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। और कहाँ पर होता है? रोहतास, कैमूर के इलाकों में। भारत में निम्नलिखित उत्पादन बिहार का एकाधिकार किस पर है? तो पायराइट का 90% के आसपास का उत्पादन बिहार में ही होता है। पायराइट का जरूर याद रखना। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 67वीं BPSC का है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अब्रक का भंडार है। नवादा जिले में है। बहुत सारे लोगों ने गया मारा होगा आंसर, नवादा जिले में है। इंडियन मिनरल बुक के अनुसार, जो भारत सरकार का मिनरल बुक निकलता है उसके अनुसार। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का पूछा है तो सिंहभूम का जिला का है, वही है सबसे ज़्यादा प्रमुख। उद्योग और स्थान को निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में बिल्कुल नहीं है, यही गलत है। बाकी ऑयल रिफाइनरी बनौरी में है, बरौनी। सीमेंट बंजारी में है। फर्टिलाइज़र भौराही में है। फर्टिलाइज़र का बरौनी में भी है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी का पढ़ लेते हैं। रेल डिब्बा और इंजीनियरिंग उद्योग मोकामा, मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ पर? मोकामा और मुजफ्फरपुर के एरिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ये अक्षांश देशांतर सबको पता होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 और 50 से पूर्व से लेकर 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर तो समझते होंगे। तो ये इसका देशांतर, ये विस्तार दिया हुआ है और देशांतर ही पूछा हुआ था, अक्षांशीय नहीं पूछा हुआ था। अक्षांशीय देशांतर ये सबको पता होना चाहिए, और अगर पता हो अक्षांशीय विस्तार तो उसको जरूर लिखना, लिख दोगे तो याद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी बताओ कितने हैं। तो बिहार से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 ही लगते हैं, और एक देश लगता है नेपाल।
इंटरनेशनल बॉर्डर। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है दामोदर नदी। बंगाल का शोक कहते हैं इसको। इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सारी गंगा नदियों से मिल जाती है। पता ही अलग अलग जगह पर मिलती हैं सारी। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट और पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा मिल जाती। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है बेगूसराय का, वही है पहला रामसर स्थल बिहार का। जुलाई 2020 में कांवर ताल को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर स्थल आदर स्थल घोषित किए गए हैं। भारत में कितने हैं? 49 हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पर? तो वनों पर आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर पूछा है, वनों पर ही तो आधारित थी, क्योंकि यहाँ पठारी प्रदेश है तो कृषि तो नहीं होगा ना। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पर स्थित थी? तो पटना के आसपास बोला जाता है कि थी। अभी कहाँ पर मिला है? तो अभी मिला है आपका जमुई के इलाका जो है ना, वर्तमान का करंट अफेयर में हम लोग पढ़ते हैं, जमुई के इलाके में बहुत बड़ा सोने का अनुमानित भंडार मिला है, जिसकी खुदाई अभी शुरू नहीं हुई है। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे, सोने का कण प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो बिहार का जो सी है पूर्णिया और मानभूम का इलाका, वो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद संयुक्त बिहार के तात्कालिक मानभूम जिले में पुरुलिया का अधिकांश भाग, चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। एक यूट्यूब पर सर्च करना, क्राइम तक करके जो आता है उसमें पुरुलिया आर्म्स पढ़ना। पुरुलिया में एक बार हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से बहुत सारे आर्म्स गिराए गए थे, बहुत सारे आर्म्स रिवेलरी के लिए, मतलब आतंकवाद फैलाने के लिए पुरुलिया के इलाके में, मतलब एडवांस अमेरिकन राइफल्स गिराए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं। ओके, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर फैले हुए। 75 पर पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसका PDF आपको चैनल पर मिल जाएगा। स्टडी फॉर UPSC PCS नाम से चैनल सर्च करो टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं, तो अभी पढ़ा हमने कितना है? 7.84% है। ये उस समय क्वेश्चन है, उसको तो पढ़ना नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रांची। सुवर्णरेखा नदी पर है। ओके, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी, दोमट या दोमटी मिट्टी जिसको कहा जाता है, नवीन जलोढ़ जिसको कहते हैं। बिहार का शस्य गहनता कितना है? कृषि क्रॉप्स के जो होते हैं डेंसिटी, उसकी बात कर रहा है, तो 128% के आसपास है। नवीन आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। 19-20 में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 बिहार के शस्य गहनता 140% थी, जबकि प्रश्नकाल में उस समय कितनी थी? 1995 में 128%। आज कितनी है? 144% अपने यहाँ शस्य गहनता बिहार में। जरूर याद रखना, 144% है, 144% है अपने यहाँ शस्य गहनता। इसको जरूर याद रखना, ये नवीन डेटा है और कृषि से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो 10 गुना सिंचित क्षेत्र बढ़ा है बिहार में। कृषि के जो एरिया होते हैं 10 गुना के लगभग बढ़ गया है। ओके, वर्तमान में यह कितना है? 81.91 लाख है। 81.91 लाख है अभी वर्तमान में। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हैं? तो यही है। ओके, 50.77 इलाका, जो 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है 19-20 के हिसाब से और 21-22 के हिसाब से ये कितने हैं? 50.77% है। डेटा में बड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे। 50.77% जो है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? बताओ आप ही मुझे। कृषि आधारित उद्योग बन सकता है, क्योंकि हमारे पास खनिज संसाधन का अभाव है, वन का भी अभाव है, तो इसलिए कृषि आधारित उद्योग बन सकते हैं। जैसे आलू से चिप्स बनाना हो सकता है, केला का चिप्स बनाना हो सकता है, या गन्ने से चीनी बनाने का उद्योग हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस 82 नंबर तक कंप्लीट कर दिए। बिहार के कृषि उद्योग और विविधता, देखो इसको मैंने PDF में डाल दिया आपको। इसमें है क्या, इसमें दिक्कत क्या है इस टॉपिक को कराने में? क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना 2018 2019 के डेटा पर आधारित हैं।
इसको तो हमें नहीं पढ़ना है ना, समझ रहे हो ना। मैंने इसका PDF आपको दे दिया है, आप इसको PDF में पढ़ सकते हो, नवीन डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि नवीन क्वेश्चन है। अगले लेक्चर हम लोग बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे पूरा अवलोकन से, बिहार स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद विविध करेंगे और फिर इकोनॉमी का कुछ सेक्शन, और ये कंप्लीट हो जाएगा बुक। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, फीडबैक देना थोड़ा सा, आगे तभी बढ़ पाते हैं लोग। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।